नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपके कमेंट और सपोर्ट से हमें और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। रोहन और काव्या एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। रोहन का व्यक्तित्व आकर्षक था। उसका चेहरा तेजस्वी और बातचीत में एक खास अंदाज था जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। काव्या भी कम नहीं थी। उसकी सादगी और खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेती थी। दोनों ने एक साथ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। उनकी दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, ये उन्हें खुद भी नहीं पता चला। खासकर काव्या, वह तो रोहन के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। ऑफिस के बाद दोनों अक्सर पास के एक शांत पार्क में मिलते। वहां पेड़ों की छांव में बैठकर हल्की हवा के झोंकों के बीच वे घंटों रोमांटिक बातें करते। समय कैसे बीत जाता इसका एहसास ही नहीं होता। काव्या की आंखों में रोहन के लिए एक अनकहा जुनून था और रोहन भी उसकी भावनाओं को समझता था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। काव्या अब रोहन से शादी की बातें करने लगी थी। रोहन भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिखता था। उसने काव्या के परिवार से मिलने की बात की, लेकिन काव्या के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें रोहन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। रोहन ने कभी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र नहीं किया था। वह हमेशा यही कहता कि वह अनाथ है और उसका कोई नहीं। एक दिन रोहन ने काव्या से गंभीर स्वर में कहा, कल तुम अपने घर से अपनी शादी की सारी ज्वेलरी और जो भी नकदी हो ले आना। हम चुपके से शादी कर लेंगे और फिर कुल्लू मनाली हनीमून के लिए निकल जाएंगे। वहां कोई नया जॉब ढूंढकर हमेशा के लिए वहीं बस जाएंगे। काव्या को रोहन की यह योजना सुनकर एक नई उम्मीद जगी। वह उसकी हर बात पर भरोसा करती थी। अगले दिन काव्या ने अपने घर से सारी कीमती ज्वेलरी और 4 लाख रुपए नकद लिए और रोहन से मिलने निकल पड़ी। रोहन पास की एक गली में उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने शहर से दूर एक छोटे से मंदिर में पहुंचकर सादगी से एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद वे हनीमून के लिए मनाली की ओर रवाना हो गए। रास्ते में रोहन असामान्य रूप से शांत था, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो। काव्या ने उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो? रोहन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, और बात को टाल दिया। दोनों मनाली पहुंचे और एक होटल में रुकने का फैसला किया। रोहन ने चेक इन के वक्त गलत नाम और पहचान पत्र दिया। काव्या ने हैरानी से पूछा तो उसने कहा, यह सिर्फ सावधानी के लिए है ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना हो। दोनों कमरा नंबर 13 में पहुंचे, जो तीसरी मंजिल पर था। यह मंजिल बेहद सुनसान थी, जहां सिर्फ 4 कमरे थे। कमरा नंबर 13 सबसे कोने में एकदम अलग थलग था। कमरे में प्रवेश करते ही काव्या की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रोहन से लिपट गई। उसका चेहरा उत्साह और प्यार से चमक रहा था। आज वह अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल जी रही थी। उसने अपने सपनों के पुरुष से शादी की थी और अब अपनी पसंद की जगह पर उसके साथ थी। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। देर तक एक दूसरे को चूमते रहे, जैसे समय को रोक देना चाहते हों। दरवाजे की घंटी बजी। रोहन और काव्या ने यात्रा की थकान के कारण खाना कमरे में ही मंगवाया था। खाने के साथ रोहन ने अपने लिए एक बोतल वाइन भी ऑर्डर की थी। दोनों ने हल्की हल्की वाइन के घूंट लिए, जिससे माहौल और भी सुकून भरा हो गया। कमरे की मंद रोशनी और बाहर की ठंडी हवा ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया था। काव्या की नजर अचानक रोहन के हाथों पर गई, जो उसने दस्तानों से ढके हुए थे। उसने हल्के हास्य के साथ कहा, रोहन, अब तो दस्ताने उतार दो, हम कमरे में हैं। रोहन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहां ठंड कुछ ज्यादा ही है काव्या, इन्हें रहने देता हूं। वैसे भी मैं छम्मच से खा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। काव्या ने उसकी बात को हल्के में ले लिया, लेकिन रोहन के दिमाग में कुछ और ही उथल पुथल मची थी। उसकी नजरें बार बार काव्या के चेहरे और कमरे के कोने में रखे बैग पर जा रही थीं, जिसमें काव्या की ज्वेलरी और नकदी थी। खाना खत्म करने के बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए। थकान के बावजूद उनके बीच का आकर्षण उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया।
दोनों एक दूसरे के साथ अंतरंग पलों में खो गए, जैसे दुनिया में बस वही दो लोग बचे हों। रोहन ने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो काव्या की नजरों से छिपी रही। जैसे ही काव्या गहरी नींद में डूब गई, रोहन का असली चेहरा सामने आया। उसने बिस्तर के पास पड़ा तकिया उठाया और धीरे से काव्या के चेहरे पर रख दिया। उसने पूरी ताकत से तकिए को दबाना शुरू किया। काव्या ने नींद में छटपटाना शुरू किया। उसके पैर हवा में लहराने लगे और वह बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तकिए का दबाव इतना भारी था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं और वह दम घुटने के कारण मर गई। रोहन एक शातिर जालसाज था। उसने काव्या से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए रचा था ताकि वह उसकी ज्वेलरी और रुपए हथिया सके और फिर गायब हो जाए। रोहन ने काव्या की ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग लिया और रात के अंधेरे में होटल से चुपके से निकल गया। वह बिना किसी को भनक लगे चालाकी से शहर छोड़कर फरार हो गया। सुबह जब होटल के मैनेजर को काव्या की मौत का पता चला तो वह घबरा गया। होटल की बदनामी का डर उसे सताने लगा। उसने फौरन अपने भरोसेमंद वेटर को बुलाया और दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने काव्या के शव को होटल के पीछे बने सुनसान बगीचे में ले जाकर गहरी खाई में गाड़ दिया। सबूत मिटाने में वे कामयाब रहे और मामला पुलिस या किसी और के सामने आने से पहले ही रफा दफा हो गया। कुछ समय बाद एक रात मैनेजर अकेले बगीचे में टहल रहा था। रात का सन्नाटा और हल्की धुंध ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक असामान्य सी छाया दिखाई दी। उसने ठिठक कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वहां काव्या की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें क्रोध और दर्द से भरी थीं। मैनेजर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर से कांपने लगा और चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसी पल उसे सीने में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। डर और सदमे से उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। अगले ही दिन उस वेटर का भी रहस्यमय तरीके से निधन हो गया, जिसने शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी। लोग इसे संयोग मानकर भूल गए, लेकिन बगीचे का सन्नाटा अब और भयावह हो चुका था। 3 साल बाद सिद्धांत और उसकी नई नवेली पत्नी संजना हनीमून के लिए उत्साह से भरे हुए थे। दोनों ने मनाली की सैर का प्लान बनाया था। उनकी योजना थी कि मनाली पहुंचते ही वे अपने बुक किए हुए लग्जरी होटल में जाएंगे, आराम करेंगे और फिर घूमने का सिलसिला शुरू करेंगे। दोनों अपनी कार से हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज बारिश शुरू हो गई और पहाड़ों पर भूस्खलन की वजह से उनके होटल की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। मौसम विभाग ने घोषणा की कि रास्ता अगली सुबह ही खुल पाएगा। सिद्धांत ने चिंतित होकर कार रोक दी और सोचने लगा कि अब रात कहां बिताई जाए। संजना ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, क्यों ना हम आज रात के लिए आसपास कोई होटल ढूंढ लें। सिर्फ एक रात की बात है, कल सुबह होते ही हम अपने होटल की ओर निकल जाएंगे। सिद्धांत को यह विचार पसंद आया। दोनों ने कार स्टार्ट की और बारिश के बीच आसपास के इलाके में होटल की तलाश शुरू कर दी। उनकी नजरें हर साइन बोर्ड और रोशनी की तलाश में इधर उधर दौड़ रही थीं। सिद्धांत और संजना बारिश के बीच होटल की तलाश में अपनी कार से इधर उधर भटक रहे थे। अनजाने में वे शहर की सीमा से काफी दूर घने जंगलों की ओर बढ़ चुके थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और सन्नाटा था, जो बारिश की आवाज से और भी गहरा लग रहा था। रास्ते में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था जिससे वे रास्ता पूछ सकें। दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अचानक सिद्धांत की नजर सड़क किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह बूढ़ा एक कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। उसका चेहरा समय की रेखाओं से भरा था। सिद्धांत ने तुरंत कार रोकी और खिड़की से झांककर उससे पूछा, बाबा, आसपास कोई होटल है जहां हम रात रुक सकें? बूढ़े ने बिना कुछ बोले अपनी कांपती उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया और फिर अपनी लकड़ियों में व्यस्त हो गया। उसका मौन कुछ रहस्यमय सा था, लेकिन सिद्धांत को उसकी बात पर भरोसा हुआ। उसने संजना की ओर देखा, जो थोड़ा असहज लग रही थी, और फिर कार को बूढ़े के बताए रास्ते पर मोड़ दिया। कुछ मिनटों की ड्राइव के बाद जंगल के बीचों बीच उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड दिखाई दिया। होटल का बाहरी हिस्सा पुराना और साधारण सा था, न ज्यादा आलीशान न ही बहुत जीर्ण, मगर उस वक्त वह उनके लिए किसी आश्रय से कम नहीं था। सिद्धांत ने कार पार्क की और संजना के साथ होटल के रिसेप्शन की ओर बढ़ा। अंदर एक मध्यम आयु का आदमी काउंटर पर खड़ा था।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिद्धांत ने उससे एक कमरे की चाबी मांगी और कहा, हमें सिर्फ आज रात के लिए रुकना है। उस आदमी ने सिद्धांत को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, सर, आप जितने दिन चाहें रुक सकते हैं, लेकिन किराया डबल देना होगा। सिद्धांत को उसकी बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन रात का समय और थकान के कारण उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और पैसे दे दिए। वह आदमी कुछ पल के लिए रुका, जैसे कुछ गहरी सोच में डूब गया हो। फिर उसने काउंटर के नीचे से एक चाबी निकाली और हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिद्धांत की ओर बढ़ा दी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सिद्धांत को समझ नहीं आया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे चाबी ले ली। चाबी पर नजर पड़ते ही उसने देखा कि उस पर कमरा नंबर 13 लिखा था। संजना ने भी चाबी देखी और सिद्धांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो जल्दी चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। सिद्धांत ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी पत्नी के साथ कमरा नंबर 13 की ओर निकल पड़ा। सिद्धांत और संजना होटल की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहली और दूसरी मंजिल से गुजरे। दोनों मंजिलें जीवंत थीं। लोगों की हल्की फुल्की बातें, हंसी मजाक और कमरों से आती मंद रोशनी से माहौल गुलजार था। लगभग सारे कमरे बुक थे और वहां का माहौल किसी उत्सव सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां कमरा नंबर 13 था, माहौल एकदम बदल गया। गलियारा सुनसान था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। दीवारों पर हल्की नमी की गंध और ठंडी हवा का झोंका उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। कमरा अंदर से साफ सुथरा और ठीक ठाक था। पुराने लेकिन मजबूत फर्नीचर, हल्की क्रीम रंग की दीवारें और एक बड़ा सा बेड कमरे को सामान्य सा आकर्षण दे रहा था। संजना ने राहत की सांस ली और अपना बैग बेड पर रख दिया, जबकि सिद्धांत ने यात्रा की थकान उतारने के लिए बाथरूम में जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने नल खोला, एक बूंद भी पानी नहीं आया। उसने नल को बार बार खोलने बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा चिढ़ते हुए उसने कमरे में रखे टेलीफोन को उठाया और होटल स्टाफ को फोन लगाया। फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से फोन उठा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अचानक एक हल्की ठंडी हंसी की आवाज गूंजी, जो इतनी डरावनी थी कि सिद्धांत का हाथ कांप गया। फिर फोन कट हो गया। वह अभी इस अजीब घटना से उबर भी नहीं पाया था कि उसी टेलीफोन पर फिर से कॉल आई। इस बार एक पुरुष की घबराई हुई आवाज थी, जो होटल स्टाफ की थी। उसने विनम्रता से पूछा, जी सर, बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सिद्धांत ने थोड़ा गुस्से में कहा, हमारे कमरे में पानी नहीं आ रहा है, कृपया जल्दी से कोई भेजकर इसे ठीक करवाइए। स्टाफ ने जवाब में पूछा, सर, आपका कमरा नंबर क्या है? सिद्धांत ने जवाब दिया, कमरा नंबर 13। यह सुनते ही फोन पर सन्नाटा छा गया। स्टाफ की आवाज अचानक धीमी और कांपती हुई हो गई। उसने घबराते हुए कहा, सर, आप वहां क्या कर रहे हैं? सिद्धांत को उसका यह सवाल अजीब लगा। उसने झुंझलाते हुए पूछा, क्या मतलब? क्यों? क्या हुआ? स्टाफ ने अब लगभग चीखते हुए कहा, सर, आप सवाल न करें, बस जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकल जाएं और नीचे आ जाएं। सिद्धांत का दिमाग सुन्न हो गया। उसने स्टाफ से कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ ने सिर्फ इतना कहा, सर, वहां बहुत खतरा है, कृपया तुरंत बाहर निकलें। सिद्धांत ने फोन काटा और तेजी से संजना की ओर मुड़ा, जो बेड पर बैठी थी। उसने घबराते हुए कहा, संजना, जल्दी सामान उठाओ, हमें यहां से तुरंत निकलना है। संजना ने हैरानी से उसका चेहरा देखा, लेकिन उसकी आवाज की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बैग उठा लिया। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट शुरू हो गई। सिद्धांत ने रुककर जोर से पूछा, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से पूछा, लेकिन सिर्फ सन्नाटा और खटखटाहट की आवाज थी। संजना ने सिद्धांत का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। दोनों को अब यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण बात नहीं, यह भूत प्रेत का मामला है। सिद्धांत और संजना का डर अपनी चरम सीमा पर था। कमरे में खटखटाहट की आवाजें अभी थमी भी नहीं थीं कि अचानक लाइट गुल हो गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। संजना ने सिद्धांत का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, सर, आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था ना? मैं उसी के लिए आया हूं। सिद्धांत का दिमाग चकर घिन्नी सा घूमने लगा। उसने सोचा,
अभी तो रिसेप्शन के स्टाफ ने चेतावनी दी थी कि कमरा नंबर 13 में खतरा है। फिर यह कौन है जो बाहर खड़ा है? तभी उसे वही ठंडी डरावनी हंसी सुनाई दी जो उसने पहले फोन पर और रिसेप्शन पर चाबी लेते वक्त सुनी थी। उस हंसी में कुछ ऐसा था जो खून जमा देने वाला था। सिद्धांत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। वह बार बार हैंडल को झटके देता रहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। संजना ने कांपती आवाज में कहा, सिद्धांत, यह क्या हो रहा है? उसी पल कमरे की लाइट अचानक चालू हुई और फिर बंद, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही हो। दोनों का डर अब हद पार कर चुका था। सिद्धांत ने टेलीफोन उठाकर स्टाफ को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन रिसीवर से सिर्फ वही भयानक हंसी की आवाज आई जो अब उनके कानों में गूंज रही थी। सिद्धांत ने गुस्से में फोन पटक दिया और बुदबुदाया, कोई हमसे मजाक कर रहा है। कुछ देर बाद अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। लाइट स्थिर होकर जलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिद्धांत और संजना ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना देर किए अपना सामान उठाया और तेजी से रिसेप्शन की ओर भागे। नीचे पहुंचते ही उन्हें माहौल एकदम सामान्य लगा। रिसेप्शन पर वही आदमी खड़ा था, कुछ मेहमान हल्की फुल्की बातें कर रहे थे और खाने की खुशबू हवा में तैर रही थी। ये सब देखकर सिद्धांत को लगा जैसे ऊपर का वाकया कोई बुरा सपना था। उसने रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ को सारा किस्सा सुनाया। कमरा नंबर 13 में हुई खटखटाहट, अजीब हंसी, लाइट का बार बार बंद होना और दरवाजे का जाम होना। उसने गुस्से में कमरा बदलने की मांग की, लेकिन स्टाफ ने बताया कि होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। सिद्धांत की बात सुनकर स्टाफ में से एक ने हल्के हास्य के साथ कहा, साहब, यहाँ पहाड़ों में हवा तेज चलती है, शायद हवा की वजह से दरवाजा लॉक हो गया होगा और लाइट में खराबी आ गई होगी। होटल में सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं। उसने आगे कहा, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं खुद आपके साथ कमरे तक जाऊंगा और सब चेक कर दूंगा। सिद्धांत को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन थकान और भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने हामी भरी और संजना के साथ डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। तनाव कम करने के लिए उसने अपने लिए एक ठंडी बियर मंगाई। दोनों मेज पर बैठ गए और सिद्धांत ने बियर का पहला घूंट लिया, लेकिन उसका मन अभी भी उसी कमरे और उस हंसी में उलझा हुआ था। खाना खाने के बाद सिद्धांत और संजना होटल स्टाफ के एक व्यक्ति के साथ तीसरी मंजिल पर अपने कमरे की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते वक्त संजना का मन अभी भी अशांत था, लेकिन सिद्धांत ने उसका हाथ थामकर उसे हौसला दिया। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य था। लाइट चमक रही थी, उसकी रोशनी कमरे के हर कोने को उजागर कर रही थी। सिद्धांत ने बाथरूम चेक किया, नल से पानी की धार तेजी से बह रही थी। उसने टेलीफोन उठाकर फोन लाइन भी जांच ली। रिसेप्शन से तुरंत जवाब आया और आवाज साफ थी। कमरे में अब कोई खराबी नहीं थी, जैसे पहले का सारा डरावना अनुभव बस एक भ्रम था। स्टाफ का व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, देखा सर, सब ठीक है। फिर उसने उन्हें शुभ रात्रि की शुभकामना दी और दरवाजा बंद करते हुए चला गया। सिद्धांत ने दरवाजे पर ताला लगाया और संजना की ओर मुड़ा। उसने उसे अपने गले से लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, संजना, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, शायद हम ज्यादा सोच रहे थे। संजना ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी बेचैनी कुछ कम हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए और धीरे धीरे प्यार भरी बातों में खो गए। कमरे की मंद रोशनी और बाहर की ठंडी हवा ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। थकान और भावनाओं के बीच दोनों को जल्द ही नींद ने अपनी आगोश में ले लिया और वे गहरी नींद में डूब गए। आधी रात का समय था। अचानक संजना के दिमाग में एक अजीब सा सपना चलने लगा। सपने में वह सिद्धांत को देख रही थी, लेकिन वह किसी और लड़की के साथ था, एक ऐसी लड़की जिसका नाम काव्या था। सिद्धांत उससे गहरे प्यार भरी बातें कर रहा था। उसकी आंखों में वही जुनून था जो उसने संजना के लिए दिखाया था। सपना और साफ हुआ। सिद्धांत ने काव्या से शादी कर ली थी और दोनों हनीमून मनाने उसी होटल के कमरा नंबर 13 में आए थे। लेकिन यह सिद्धांत वही नहीं था जो वह जानती थी। वह एक धोखेबाज, अय्याश इंसान था। उसने काव्या से प्यार का नाटक रचा, उससे शादी की और उसके लाखों रुपए और कीमती गहनों के लिए उसे अपने साथ इस होटल में लाया। रात भर काव्या के साथ अंतरंग पल बिताने के बाद उसने रात के सन्नाटे में तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर वह सारा सामान लेकर अंधेरे में गायब हो गया।
सपना इतना जीवंत था कि संजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काव्या की मौत का दृश्य देखकर वह अचानक चीखते हुए जाग गई। उसकी सांसें तेज थीं और पसीने से उसका चेहरा भीग चुका था। उसने सामने देखा तो उसका खून जम गया। कमरे के कोने में काव्या की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें क्रोध और दुख से भरी थीं। संजना बुरी तरह घबरा गई। उसकी चीख गले में अटक गई। काव्या की आत्मा पिछले 3 सालों से इस होटल के कमरा नंबर 13 में भटक रही थी। भूस्खलन के कारण रास्ता बंद होना, सिद्धांत और संजना का इस होटल में आना और ठीक उसी कमरे 13 का मिलना, यह सब महज इत्तेफाक नहीं था। यह काव्या की आत्मा की साजिश थी। वह उस धोखेबाज सिद्धांत से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। 3 साल बाद वह फिर से उसी कहानी को दोहराने के लिए इस होटल में लौटा था। इस बार एक नई लड़की, संजना के साथ, और वह उसके साथ वही सब करना चाहता था जो उसने काव्या के साथ किया था। काव्या की आत्मा संजना के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और इंसाफ की आग साफ झलक रही थी। वह संजना को अपने साथ हुए विश्वासघात की पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। काव्या का मकसद संजना की रक्षा करना था, ताकि वह उसी दर्दनाक अंत को न भोगे जो उसने भोगा था। उसने संजना को दिखाई देना शुरू किया, उससे बात करने की कोशिश की, अपनी धुंधली आकृति को और साफ करते हुए। लेकिन संजना, जो अभी भी सदमे और डर में डूबी थी, काव्या की आत्मा को देखकर इतनी घबरा गई कि उसके गले से तेज चीख निकल पड़ी। शरीर कांप रहा था और वह बिस्तर पर पीछे की ओर सरकने लगी। संजना ने डरते डरते सिद्धांत को जगाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन काव्या की आत्मा ने हवा में एक इशारा किया, जैसे उसे रोक रही हो। उसने संजना को शांत रहने का संकेत दिया और धीमी गूंजती हुई आवाज में अपनी कहानी शुरू की। संजना, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हें बचाने आई हूं। जो तुमने सपने में देखा वह कोई सपना नहीं, हकीकत था। यह आदमी सिद्धांत, जिसे तुम प्यार करती हो, एक धोखेबाज है। उसने मेरे साथ भी यही किया। प्यार का नाटक, शादी का वादा और फिर इस कमरे में मेरी हत्या। वह मेरे गहने और रुपए लेकर फरार हो गया। काव्या की आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने आगे कहा, मैं 3 साल से इस कमरे में भटक रही हूं, सिद्धांत के लौटने का इंतजार करते हुए। अब वह फिर से वही अपराध दोहराने आया है तुम्हारे साथ। मैं उससे अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूं, लेकिन तुम मेरी तरह उसके झूठे प्यार में फंस चुकी हो। संजना, मेरी बात मानो, यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। संजना का दिमाग सुन्न हो चुका था। वह सिद्धांत को एक सच्चा और नेक इंसान मानती थी। उसका दिल काव्या की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सिद्धांत ऐसा नहीं है। काव्या की आत्मा ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उसने संजना की जिद को समझ लिया हो। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा यकीन नहीं करती तो उसे जगाओ। उससे मेरे बारे में, काव्या के बारे में पूछो। उसकी प्रतिक्रिया तुम्हें सच दिखा देगी। इतना कहकर काव्या की आकृति धीरे धीरे हवा में गायब हो गई और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। संजना ने कांपते हाथों से सिद्धांत को हिलाकर जगाया। उसका चेहरा पसीने से तर था। सिद्धांत, उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम काव्या को जानते हो? सिद्धांत की नींद अचानक टूट गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वह सोचने लगा कि संजना को काव्या के बारे में कैसे पता चला। उसने अपने डर को छिपाते हुए बनावटी गुस्से में कहा, काव्या, ये क्या बकवास है संजना? मैं किसी काव्या को नहीं जानता। तुम अपने सपने को हकीकत से जोड़ रही हो। यह सब बस एक बुरा सपना था। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दे। वह इतना कहकर बिस्तर पर पलटा और सोने की नाटक करने लगा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संजना चुपचाप उसे देखती रही। उसका मन संदेह और डर से भर गया था। सिद्धांत बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिमाग एक शातिर योजना में उलझा हुआ था। वह संजना को भी उसी तरह खत्म करने की साजिश रच रहा था, जैसा उसने काव्या के साथ किया था। वह चुपके से संजना की ओर देखता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सो गई है या नहीं, लेकिन संजना भी अब पूरी तरह जाग रही थी। उसका मन सवालों के भंवर में डूबा था। क्या वह जो सपने में देख रही थी वह हकीकत थी? क्या काव्या की आत्मा ने जो बताया वह सच था? वह सिद्धांत को बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन अब उसका दिल संदेह की आग में जल रहा था।
संजना सोच में डूबी थी। जिस इंसान को उसने अपनी जिंदगी का आधार माना, क्या वह वाकई उसे धोखा दे रहा है? वह अपने आप से सवाल कर रही थी, मैं किस जाल में फंस गई हूं? क्या काव्या की आत्मा सच बोल रही है? वह एक आत्मा है, आत्माएं झूठ क्यों बोलेंगी? उसका दिमाग बार बार काव्या की उस चेतावनी पर अटक रहा था कि सिद्धांत एक मक्कार है। तभी अचानक उसके कानों में एक ठंडी गूंजती हुई आवाज गूंजी। काव्या की आत्मा थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, संजना, अगर हकीकत जानना चाहती हो तो सोने का नाटक करो, सच खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। संजना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेते हुए सोने का नाटक शुरू कर दिया। वह बिस्तर पर पूरी तरह शांत पड़ी थी, लेकिन उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। उधर सिद्धांत की आंखों से नींद गायब थी। वह बस संजना के सोने का इंतजार कर रहा था। उसने मन ही मन पूरी योजना बना ली थी। वह संजना को भी उसी कमरे में उसी तरह तकिए से दबाकर मार डालेगा जैसा उसने काव्या के साथ किया था। उसका इरादा अब मनाली के किसी और होटल में जाने का नहीं था। वह यहीं कमरा नंबर 13 में अपने काले इरादों को अंजाम देना चाहता था। सिद्धांत धीरे से बिस्तर से उठा। उसने बगल में पड़ा तकिया अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चुपके से संजना की ओर बढ़ने लगा। कमरे की मंद रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर एक भयानक आकृति की तरह नाच रही थी। वह संजना के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचा और तकिए को उसके मुंह की ओर ले जाने ही वाला था कि अचानक संजना ने बिजली की तेजी से बिस्तर पर दूसरी ओर पलटी मारी। उसकी आंखें गुस्से और डर से चमक रही थीं। वह चीख पड़ी, सिद्धांत, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम मुझे भी काव्या की तरह मारना चाहते हो? मैं तुम्हारी हकीकत जान गई। तुम एक नीच गिरा हुआ इंसान हो। सिद्धांत का चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया। उसकी हकीकत सामने आ चुकी थी और वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह चिल्लाया, तुझे क्या लगता है तू बच जाएगी? और संजना की ओर झपटा। संजना ने फुर्ती से बिस्तर से छलांग लगाई और दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी सिद्धांत ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। संजना ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और पलटकर सिद्धांत की छाती पर दोनों हाथों से एक जोरदार धक्का मारा। सिद्धांत संतुलन खोकर पीछे की ओर लहराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। संजना के बाल बेतरतीब बिखर गए थे। उसका चेहरा डर और गुस्से से तमतमाया हुआ था। लेकिन अचानक उसके शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हुईं और जब दोबारा खुलीं तो वह संजना नहीं थी। काव्या की आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में काव्या का क्रोध और दर्द चमक रहा था। वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। सिद्धांत यह सब देखकर सन्न रह गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भयावह दृश्य क्या है। काव्या की आत्मा, जो अब संजना के शरीर में थी, धीरे धीरे सिद्धांत की ओर बढ़ने लगी। उसकी हर कदम की आवाज फर्श पर गूंज रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सिद्धांत ने घबराहट में बिस्तर से छलांग लगाई और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर बेड के कोने से टकराया और वह जोर से फर्श पर गिर पड़ा। काव्या ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। सिद्धांत ने अपने दूसरे पैर से जोरदार प्रहार किया और किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह होटल के गलियारे में नहीं, बल्कि एक घने अंधेरे जंगल में था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, कांटेदार झाड़ियां और सन्नाटा था। पीछे से काव्या की आत्मा संजना के रूप में उसका पीछा कर रही थी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी, जैसे वह सिद्धांत को ताने मार रही हो। सिद्धांत का दिमाग चक्कर घिन्नी सा घूम रहा था। वह सोचने लगा, यह क्या हो रहा है? होटल कहाँ गया? मैं इस जंगल में कैसे पहुंच गया? वह बार बार पत्थरों और जड़ों से टकराकर गिर रहा था, लेकिन जान बचाने की खातिर फिर उठकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, पैरों में ताकत खत्म हो चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और आखिरकार वह जोर से उल्टे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। काव्या की आत्मा उसके पास पहुंच गई। उसने ठंडी भयावह आवाज में कहा, भाग सिद्धांत, और भाग। लेकिन सिद्धांत अब पूरी तरह टूट चुका था। वह जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो,
मुझे छोड़ दो। वह जान की भीख मांग रहा था, लेकिन काव्या की आत्मा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने पास में पड़ा एक बड़ा भारी पत्थर अपनी अलौकिक शक्ति से हवा में उठाया। पत्थर हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो। अचानक एक जोरदार चीख के साथ उसने पत्थर को सिद्धांत के चेहरे पर दे मारा। सिद्धांत की सांसें उसी पल थम गईं और वह वहीं मर गया। काव्या की आत्मा ने अपनी बदला पूरी कर ली। वह संजना के शरीर से बाहर निकली और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। संजना का शरीर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर थी। कमरे की सफेद दीवारें और दवाइयों की हल्की गंध ने उसे बताया कि वह अब सुरक्षित है। डॉक्टर ने उसे गंभीर स्वर में बताया कि सिद्धांत की मृत्यु हो चुकी है। संजना का दिल टूट गया, लेकिन साथ ही उसे अपनी शादी पर गहरा अफसोस भी हुआ। वह समझ चुकी थी कि वह एक खतरनाक जाल में फंसने से बाल बाल बची थी। ठीक होने के बाद संजना अपने घर लौटी। उसने अपने माता पिता को कमरा नंबर 13 की सारी भयावह कहानी विस्तार से सुनाई। काव्या की आत्मा, सिद्धांत की सच्चाई और उस रात की खौफनाक घटनाएं। उसके माता पिता का दिल अपनी बेटी की तकलीफ सुनकर दुख से भर गया, लेकिन उन्हें इस बात की असीम खुशी थी कि वह उस राक्षस से छुटकारा पाकर सही सलामत घर वापस आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी कमरा नंबर 13 की पूरी कहानी। आशा है कि आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपने कहानी का आनंद लिया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगर आपको इस स्टोरी ने कुछ खास महसूस कराया हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और कहानियां लेकर आएं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, और अगली बार फिर एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलते हैं।